नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए कृषि पर्यवेक्षक 2025 की सीरीज का वीडियो नंबर 10 या क्लास नंबर 10 लेकर आए हैं। अब तक हम 180 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन इस वीडियो के बाद में हमारे टोटल क्वेश्चन जो हो जाएंगे, जिनका हम सॉल्यूशन दे चुके हैं, वो हो जाएंगे 200। ठीक है, हमारा टारगेट है 2000 क्वेश्चंस का, तो 200 क्वेश्चंस तक हम जो है पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन इसी श्रृंखला में, आज की श्रृंखला से हम 200 क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो अमोनिया है उससे अगर नाइट्रेट बनती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को यहाँ ऑप्शन दिया गया है, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरी प्रक्रिया आपको बता देता हूँ कि जैसे एक तो होता है प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन से बनता है एमीन। क्या बनता है? एमीन बनता है, और एमीन से बनता है अमोनिया, और अमोनिया से जो है फिर क्या बनता है? NO3 बनता है। एक तो ये प्रक्रिया है, और एक प्रक्रिया है जहां पर वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो जैविक रूप से किस में परिवर्तित हो जाती है? NH3 में या NH4 में परिवर्तित हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको भी हम देखेंगे कि उसको हम क्या कहेंगे। तो कार्बनिक नाइट्रोजन मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो अकार्बनिक नाइट्रोजन में अगर बदलती है, अकार्बनिक नाइट्रोजन में अगर बदलती है तो उस प्रक्रिया को हम बात कर रहे हैं कार्बनिक नाइट्रोजन जो है वो किस में बदल जाती है? अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदल जाती है। अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदल जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहेंगे मिनरलाइजेशन, खनिजन। मिनरलाइजेशन मतलब उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खनिजन कहते हैं, खनिजन। और अगर मान लो अकार्बनिक नाइट्रोजन वापस से अगर मान लो कार्बनिक नाइट्रोजन में बदल जाती है तो उसे हम कहते हैं स्थिरीकरण। क्या कहेंगे? स्थिरीकरण कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के बीच में जो है वो दो प्रक्रियाएं घटित होती है मिनरलाइजेशन के बीच में। जैसे प्रोटीन से एमीन बनेंगे तो उसे अमीनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अमीनीकरण। ठीक, उसके बाद में एमीन से अगर NH2 बनता है, NH3 बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अमोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनीकरण कहते हैं। और ये जो है नाइट्रेट में बदल जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं, नाइट्रीकरण। अगर ये अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में बदल जाएगा तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? नाइट्रीकरण कह रहे हैं। और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो अमोनिया में बदल जाती है राइजोबियम के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जैविक स्थिरीकरण होता है वो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमारा राइट आंसर अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? अमोनिफिकेशन हो जाएगा। अमोनिफिकेशन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उर्वरक अम्लीय प्रकृति का है? निम्न में से कौन सा उर्वरक जो है वो कैसी प्रकृति का है? एसिडिटी जो ज्यादा इंड्यूस करता है। तो यहां पर राइट आंसर लगा हुआ है ऑलरेडी। तो अमोनियम सल्फेट यहां पर दिया गया है।
सोडियम नाइट्रेट दिया है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एनहाइड्रस अमोनिया जो होता है, एनहाइड्रस अमोनिया ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब इसकी तुल्यांक की अम्लता जो होती है वो 146 होती है। कितनी होती है? 146 होती है। ऐसे ही हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की बात करें, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसकी तुल्यांक की अम्लता होती है कितनी? 128 होती है। और अमोनियम सल्फेट की जो तुल्यांक की अम्लता होती है वो कितनी होती है? 110 होती है। ऐसे यूरिया की जो तुल्यांक की अम्लता होती है वो 80 किलोग्राम होती है। केन जो है वो उदासीन प्रवृत्ति का है। कैसा प्रवृत्ति का है? उदासीन प्रवृत्ति का है। किसान खाद भी इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अमोनियम सल्फेट सबसे ज्यादा अमोनियम जो है अम्लीय प्रकृति का है। उसके बाद में यूरिया है, तो यूरिया को जो है वो हम कम अम्लीय मानते हैं, जबकि अधिक अम्लीय कौन है? अधिक अम्लीय जो होगा वो अमोनियम सल्फेट होगा। सोडियम नाइट्रेट एक क्षारीय उर्वरक है। कैसा उर्वरक है? क्षारीय उर्वरक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली की अर्धविस्तारी किस्म कौन सी है? तो दो तरह की मूंगफली होती है। एक तो होती है बंच टाइप, मतलब गुच्छेदार होती है, और दूसरी होती है फैलने वाली, स्प्रेडिंग टाइप, फैलने वाली, स्प्रेडिंग टाइप। दो तरह की मूंगफलियां होती है। तो ये तो हो जाती है एरेचिस हाइपोजिया वेराइटी। ऐसे ही एरेचिस हाइपोजिया, इसमें कौन सी वेराइटी? तो अलग अलग वेराइटीज के नाम हैं। तो ये इसकी वेराइटी अलग होगी, और इसकी वेराइटी जो जनरली हम ये सफेद दानों वाली है, सफेद दाने, और इसके होते हैं लाल दाने। कैसे होंगे? लाल दाने। ठीक है। इसे जो है फास्टिजिएटा, क्या कहते हैं? फास्टिजिएटा। एरेचिस हाइपोजिया फास्टिजिएटा है। एरेचिस हाइपोजिया प्रोकम्बेंस ये इसकी किस्म है। तो ये सफेद दाने वाली है, ये लाल दाने वाली है। इसका ड्यूरेशन होता है 105 दिन, और इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 130 से 140 दिन होता है। तो मतलब ये जो है लेट पकती है, सफेद दानों वाली। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि मतलब अर्धविस्तारी, तो अर्धविस्तारी मतलब हम उसमें देख लेते हैं कि इनमें अर्धविस्तारी कौन सी है, या बंच टाइप, थोड़ी थोड़ी जो बंच टाइप है वो कौन सी है। तो RS1 ये कौन सी किस्म है? RS1 जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद में RSB 87 दिया हुआ है। RSB 87 जो है वो अर्धविस्तारी है। कौन सी है? अर्धविस्तारी। इसका विस्तार कम होता है। उसके बाद में AK 1224, अच्छा सॉरी, RSB 87 जो है RSB 87 ये भी किस में आ जाएगी? फैलने वाली में आ जाएगी। और उसके बाद में AK 1224 ये किस में? बंच टाइप में आ जाती है। AK 1224 और अर्धविस्तारी भी होती है, और बंच टाइप भी इसे माना जा सकता है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें M13, तो M13 भी जो है वो किस में आएगी? M13 वेराइटी भी फैलने वाली में आएगी। तो RS1, RSB 87 और M13 जो है वो कैसी वेराइटी है? फैलने वाली, स्प्रेडिंग टाइप है। और ये जो है वो कौन सी है? बंच टाइप है। बंच टाइप मतलब गुच्छेदार या अर्धविस्तारी हम इसे कह सकते हैं, AK 1224। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसके छिड़काव से गन्ने में शीर्ष प्रभावितता अवरुद्ध की जा सकती है? तो शीर्ष प्रभावितता मतलब एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। तो शीर्ष प्रभावितता के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीन।
जो कि क्या है, एक वृद्धि कारक हार्मोन है, मतलब ग्रोथ प्रमोटर है, वृद्धि कारक, वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमें क्या चाहिए, जो वृद्धि रोधक होगा, वृद्धि कारक को अगर खत्म करना है तो कौन सा लेना है हमें, वृद्धि रोधक। तो हमें देखना है यहाँ पर कि कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि रोधक है। तो IA ये भी ऑक्सीन है, GA3 जिब्रेलिन ये भी वृद्धि रोधक वृद्धि कारक है, ABA ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, FCC कमला आ जाएगा। बाकी तीनों जो है वो वृद्धि कारक है, और वृद्धि रोधक में क्या क्या आता है, इथाइलिन और ABA यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ABA आ जाएगा, जो कि एपिकल डोमिनेंस को रोक सकता है, गन्ने में ऊपर बढ़ने से उसे रोक सकता है। तो इसके लिए कौन सा जिम्मेदार हार्मोन है, ABA हार्मोन जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है, ट्रिपल पर्पज, कैसी नस्ल, ट्रिपल पर्पज नस्ल जो है वो कौन सी होगी। ट्रिपल पर्पज का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर मिल्क के लिए भी, प्लस मीट के लिए भी, प्लस वुल के लिए भी, ऊन के लिए भी। तो ऊन, दूध, मांस तीनों के लिए जो पाली जाती नस्ल है वो कौन सी है, सोनाड़ी नस्ल है। कौन सी नस्ल है, सोनाड़ी, जो कि कहां पाई जाती है, उदयपुर संभाग में पाई जाती है। कहां पाई जाएगी, उदयपुर रीजन में पाई जाती है। क्लियर। तो सोनाड़ी जो है वो उदयपुर संभाग की नस्ल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है, ऐसी कौन सी नस्ल है जो संकर है। तो आयरशायर यहां पर दी गई है, विदेशी नस्ल है, संकर नहीं है। होलिस्टीन फ्रीजियन, HF ये भी विदेशी, जर्सी, तीनों विदेशी नस्लें हैं जो कि संकर नहीं है। संकर नस्लें कौन सी है, जैसे NDRI ने संकर नस्लें निकाली थी। NDRI ने 2 नस्लें निकाली है, करण फ्रीज और करण स्वीस, करण स्वीस। तो करण फ्रीज में तो क्या हो जाता है, होलिस्टीन फ्रीजियन इनटू थार पारकर, थार पारकर, ठीक है। और ऐसे ही जो है इसमें क्या हो जाएगा, ब्राउन स्वीस, ब्राउन स्वीस इनटू साहिवाल, ब्राउन स्वीस और साहिवाल से कौन सी निकाली, करण स्वीस निकाली। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, करण स्वीस आ जाएगा, जो कि किसने, NDRI करनाल द्वारा विकसित की गई, NDRI करनाल द्वारा विकसित की गई, ठीक है। तो करण स्वीस राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लेवर सेवर उन्नत किस्म है। फ्लेवर सावर जो है एक ट्रांसजेनिक फसल है। कैसी फसल है, ट्रांसजेनिक फसल। अब आपको याद आ जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ट्रांसजेनिक फसल है मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित की गई है, जीन स्थानांतरण तकनीक द्वारा विकसित की गई है। अब इसमें क्या होता था, ये बस फ्लेवर सावर क्यों विकसित किया, इसकी झिल्ली जो होती है, इसके फल की जो झिल्ली होती है उसे बचाने हेतु, झिल्ली, उसकी झिल्ली को जो है बचाने के लिए, झिल्ली सुरक्षित रहे इसके लिए ये टमाटर विकसित किया गया। तो झिल्ली को खत्म करने वाला एंजाइम वो था पॉलीगैलेक्टो यूरेनोज। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, झिल्ली को खत्म कर देता है, जिससे कि वो जो भी सब्जी दी हुई है यहाँ पर वो सब्जी जल्दी खराब हो जाती थी, ठीक है। तो फिर ऐसा जीन ट्रांसफर किया गया जिससे कि पॉलीगैलेक्टो यूरेनोज की मात्रा कम कर दी गई, मात्रा कम हो गई, जिससे कि झिल्ली सुरक्षित रही और वो टमाटर अधिक समय तक जो है वो सुरक्षित रहा। तो राइट आंसर इसमें फ्लेवर सावर जो है वो किसकी किस्म है, टमाटर की किस्म है। कैसी, ट्रांसजेनिक किस्म है, जिससे कि टमाटर की क्या बढ़ गई, वैधता बढ़ा दी गई। क्या बढ़ा दी गई, वैधता बढ़ा दी गई। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना ब्राउन बॉक्स डॉट दर्शाता है। तो हम देखते हैं खाद्य पदार्थों के डिब्बों पे ऐसे बने होते हैं या बीच में जो है वो डॉट होता है। तो एक तो ग्रीन होता है और एक होता है ब्राउन। एक क्या होता है? ब्राउन बॉक्स डॉट होता है। तो ग्रीन बॉक्स डॉट जो होगा वो शुद्ध शाकाहारी दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? शुद्ध शाकाहारी। और ये जो है ब्राउन बॉक्स डॉट जो है वो क्या दर्शाएगा? नॉन वेज। नॉन वेज को दर्शाएगा। अब देखो इनमें से कौन से नॉन वेज हैं। यहां पर दिया हुआ है अंडों के उत्पाद को, अंडा को क्या माना जाता है? शाकाहारी माना जाता है। जैविक जनित उत्पाद मतलब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मांस एवं पशु जनित उत्पाद, तो मांस जो है वो किस श्रेणी में आ जाएगा? ब्राउन वाली श्रेणी में आ जाएगा। शुद्ध शाकाहारी किस में आ जाएगा? आपका ग्रीन में आ जाएगा। तो ब्राउन डॉट बॉक्स जो होता है वो मांस के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, जड़ क्षेत्र में जल की संग्रहित मात्रा, जड़ क्षेत्र में जल तथा सिंचाई से पहले चाहे गए जल की मात्रा, चाहे गए जल की मात्रा इंटू 100, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है जल अनुप्रयोग दक्षता, जल वितरण दक्षता, जल संग्रहण दक्षता और जल संचरण दक्षता। तो इसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? सी, जल संग्रहण दक्षता कहा जाता है। कि चाहे गए जल की मात्रा जो है हमने, अच्छा, जड़ क्षेत्र में जो संग्रहित जल था उसके अनुपात में जो जल हम जो रिक्वायर्ड जल मांग है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं? जल संग्रहण दक्षता, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर स्टोरेज इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है। जल वितरण दक्षता, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है? हमने जो सतह पे जो एक समान जो जल दिया है रूट जोन में, उसे हम क्या कहते हैं? जल वितरण दक्षता कहते हैं। उसके बाद में जल अनुप्रयोग दक्षता क्या होती है? जल अनुप्रयोग दक्षता होती है कि वहां खेत में जितना जल दिया है और उसके बाद में इंजन से जितना जल हमने बाहर निकाला है, उन दोनों का रेशियो क्या होता है? जल अनुप्रयोग दक्षता होती है। इसी प्रकार से संचरण कन्वेंस दक्षता भी इसी प्रकार से कि हमने कितना जल कन्वे किया है वो होगा। तो राइट आंसर हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? जल संग्रहण दक्षता आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीम का उत्पत्ति स्थान है, तो नीम का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो नीम का उत्पत्ति स्थान यहां पर दिया हुआ है दक्षिणी अफ्रीका, मध्य यूरोप, उष्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन। देखो यहाँ यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ये चीजें तो दे ही दी उन्होंने। अब ये चीज थोड़ी सी देख लेते हैं। इसे कहते हैं भारत म्यांमार। ये जो क्षेत्र है इसमें कौन सा आ जाए, कौन से देश आ जाएंगे? भारत म्यांमार देश आ जाएंगे, इंडो बर्मा। ठीक है। तो नीम का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? इंडो बर्मा माना जाता है। मतलब भारत जो है वो नीम का उत्पत्ति स्थान है। क्या है? नीम का उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सेल्फ इनकम्पेटिबल प्रोब है? स्व असंगतता, असंगतता। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? कि जैसे कोई फूल है, ठीक है, उस फूल में फर्टिलाइजेशन को रोक नहीं होता, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, दूसरे के माध्यम से फर्टिलाइजेशन मतलब क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, सेल्फ पोलिनेशन को ये रोक देता है। मतलब फूल तो विकसित हो गया पर उसमें जो है वो गेमेट नहीं बन पा रहे। क्या नहीं बन पा रहे? गेमेट नहीं बन पा रहे। मतलब उसका पोलन जो है वो जा तो रहा है पर वो वहां पर वर्क नहीं कर पा रहा है, उसकी वृद्धि रुक जा रही है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकता है वो। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसमें रुकता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबल क्रॉप कहते हैं। उसमें क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। वो किसको बढ़ावा देता है? तो यहां पर जो है वो सभी जो है वो कैसी क्रॉप है? सेल्फ इनकम्पेटिबल क्रॉप है। पर यहां पर जो मैंगो है वो कैसी है? स्पोरोडिक
स्पोरोडिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यहां पर क्या दर्शाता है वो स्पोरोडिक सेल्फ कंपेटिबिलिटी दर्शाता है। तो निम्न में से कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। तो स्पोरोडिक जो है, अब इसमें बाकी जो दिया हुआ है वो कैसे है, गेमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक तो क्या है, स्पोरोफाइटिक जो है वो मैंगो में, फाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसमें पाई जाती है, मैंगो में। और बाकी गेमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी किसमें पाई जाती है, तीनों में, एप्पल में, आलमंड में और पीयर में, तीनों में पाई जाती है। तो चारों की चारों जो है वो सेल्फ इनकम्पेटिबल क्रॉप है। तो यहां नया आंसर हम बना देंगे ऑल ऑफ दीज। सारी फसलें जो है अपने जो फर्टिलाइजेशन होता है नेचुरली उसको रोकती है, इसीलिए इनको क्या कहा हमने, सेल्फ इनकम्पेटिबल। मतलब फ्लावर भी डेवलप हो गया फिर भी वो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रही। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक मैकेनिज्म है, जीन मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मृदागण वर्टिसोल का संबंध है, मृदागण वर्टिसोल जो है वो किससे संबंधित है, यहां दे रखा है लाल मिट्टी से, काली मिट्टी से, एल्यूवियम मिट्टी से और लेटेराइट मिट्टी से। तो मैं आपको बता देता हूं, लेटेराइट मिट्टी तो जो आती है वो किसके अंतर्गत, ऑक्सीसोल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, ऑक्सीसोल के अंतर्गत आती है। लाल मिट्टी, एल्यूवियल मिट्टी ये दी हुई है यहाँ पर, एल्यूवियल मिट्टी जो है वो एंटीसोल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, एंटीसोल के अंतर्गत आती है, जलोढ़ मृदाएं। उसके बाद में लाल मिट्टी जो आती है वो एंडीसोल के अंतर्गत आती है, एंडीसोल। तो बचा क्या, काली मिट्टी, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, वर्टिसोल के अंतर्गत आ जाएगी। और वर्टिसोल के अंतर्गत जो मिट्टी आती है उसमें क्या पड़ती है, दरारें बनती है। कौन सी मिट्टी में बनती है दरारें, वर्टिसोल मिट्टी में दरारें बनती है। तो वर्टिसोल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, काली मिट्टी। तो राइट आंसर अपना यहां पर क्या है, काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन किसी ने डाउट मुझे दिया था कि राजस्थान में किस प्रकार के गण की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जो है 51% जो है वो कौन से गण के अंतर्गत आती है, 51% मिट्टी जो है वो एंटीसोल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, एंटीसोल के अंतर्गत। और 41% मिट्टी जो आती है वो एरिडिसोल के अंतर्गत आती है, एरिडिसोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक चूजे के लिए पहले सप्ताह में ब्रूडर में कितना स्थान आवश्यक है। तो 0 से लेकर के 4 सप्ताह का चूजा जो होता है, 4 सप्ताह का चूजा जो इसको पाला जाता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूडिंग। तो ब्रूडिंग मतलब चूजों का स्थान। तो एक चूजे के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है, 1 वर्ग फीट। तो 1 वर्ग फीट की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 40 वर्ग सेमी। कितना आ जाएगा, 40 वर्ग सेमी। 1 फीट में जो है वो लगभग 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 40 वर्ग सेमी स्थान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 40 वर्ग सेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के रूप में भी जानी जाती है। कौन सी बीमारी है जिसे हम केटल प्लेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केटल प्लेग। ऑप्शन दे रखे हैं एंथ्रेक्स, खुरपका, मुंहपका, रिंडरपेस्ट और इनमें से कोई नहीं। तो केटल प्लेग का दूसरा नाम क्या है, रिंडरपेस्ट है। क्या है, रिंडरपेस्ट, जो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। जिस विषाणु की खोज किसने की थी, निकोली नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, निकोली ने। क्षनित वायरस, क्या कहते हैं, फिल्ट्रेबल वायरस है, क्षनित विषाणु, क्षनित विषाणु है। इसमें जो है, इस रोग में भयंकर दस्त लग जाते हैं और पशु जो है वो बहुत जल्दी मर जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नमकीन मक्खन में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। नमकीन मक्खन जो है वो नमकीन ही होता है, उसके लिए आपको अलग से नमकीन बुलाने की जरूरत नहीं है। तो नमकीन मक्खन जो है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है,
तो मक्खन में जो वसा की मात्रा होती है वो 81% होती है। कितनी होती है वैसे तो 81% होती है, पर यहाँ 81 नहीं दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 80% जो है नमकीन मक्खन में वसा की मात्रा होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक दलहनी चारा फसल है? ऐसी फसल जो दाल वाली है और चारा फसल है। तो ऑप्शन दिया गया है बरसीम, मेज, सोरगम, ओट। देखो तीनों जो है वो अनाज वाली फसलें हैं, ठीक है, और तीनों की तीनों कौन सी कुल में आती है? ग्रेमिनी में। और यहाँ पर लेग्यूमिनेसी कुल की जो है वो कौन सी है? लेग्यूमिनेसी। वो कौन सी है? बरसीम है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? बरसीम यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, जो कि एक दलहनी चारा फसल है। ऐसे ही रिजका भी एक दलहनी चारा फसल है जो रबी में बोई जाती है, ये भी रबी में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलघोटू बीमारी फैलती है? गलघोटू भैंस में सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो आपको पता होगा गलघोटू बीमारी हेमरेजिक सेप्टिसीमिया एचएस जो फैलती है वो किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु का नाम क्या है? पास्चुरेला। पास्चुरेला हमने मल्टोसिडा। अब गाय में अलग है, उसके बाद में भैंस में अलग है, भेड़ में अलग है। जैसे पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, पास्चुरेला ओविस, ये अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जीवाणु वाला हो गया। नेक्स्ट 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो घासों को सुखाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? तो घासों को सुखाना मतलब क्या होता है? हे बनाना। क्या होता है? हे बनाना। हे क्या है? संरक्षित हरा चारा। क्या है? संरक्षित हरा चारा है, जिसमें हे में जो है शुष्क पदार्थ की मात्रा जो होती है, शुष्क पदार्थ वो होता है 90%, और उसके बाद में नमी जो होती है वो 10 से 15% नमी होती है। तो मतलब इसको सुखाने के लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? भूमि विधि दे रखा है, फार्म घेरा विधि दे रखा है, और तिपाई विधि दे रखी है। फार्म पे या तो घेरा बना दो, ऐसे ऐसे अड़ा देते हैं अपन, गांव में पाथरा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? ये कहते हैं ना, मतलब मक्का का लगा देते हैं अपन। तो वो विधि है एक। तो दूसरा है तिपाई विधि, मतलब ट्राइपोड होता है ना, ट्राइपोड, तो आया उस पे रख दो। और भूमि विधि में क्या है? भूमि में तो फंगस लगेगी, उसमें क्या लगेगी? फंगस। मिट्टी के संपर्क में रहेगा कोई भी गीला पदार्थ तो उसमें फंगस लगेगी। और इसमें भी मिट्टी के संपर्क में आ रहा है ये नीचे वाला भाग, तो इसमें भी फंगस लगने की संभावना है। तो तिपाया विधि जो है, ट्राइपोड विधि जो है वो सबसे बेस्ट विधि है। किसके लिए? हे को सुखाने के लिए, लेसरेशन के लिए, हे को सुखाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मुर्गी के अंडों के लिए पहले 18 दिन तक इंक्यूबेटर में कितनी प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता आवश्यक है? मतलब जो ये आपका अंडा है जो कि हमने कहा रखा हुआ है, इंक्यूबेटर में रखा हुआ है, इसके लिए टोटल इंक्यूबेशन में कितने दिन होंगे? 21 दिन। 21 दिन में चूजा जो है बाहर आ जाता है। तो हम पहले जो मतलब 1 से लेकर 18 दिन तक अंडे के लिए नमी क्या रखेंगे, और 19 से लेकर के 21वें दिन तक नमी क्या रखेंगे, ये चीज वो पूछ रहा है। तो 1 से 18 तक तो नमी हम रखते हैं 60%, और उसके बाद में 19 से 21 दिन तक हम नमी को कितना बढ़ा देते हैं? 65 से 70% हम नमी को बढ़ा देते हैं, ताकि वो आसानी से उसका कवच जो है वो चूजा तोड़ सके और बाहर आ सके। क्लियर। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। गेहूं का छित्राकंड रोग है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। गेहूं का छित्राकंड रोग किसके कारण होता है? अस्टिलागो कवक के द्वारा होता है। अस्टिलागो कवक, और अस्टिलागो कवक के द्वारा होता है। तो लूज स्मट है तो मतलब वो क्या होगा? ये इसमें क्या होता है कि बाली में काला पाउडर बन जाता है, बाली में काला पाउडर,
काला पाउडर बन जाता है। इसको कंडवा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडवा रोग। लूज है तो अनावृत कंडवा रोग। कौन सा कंडवा रोग हो जाएगा? ये अनावृत कंडवा रोग हो जाएगा। और एक होता है आवर्त कंडवा रोग। आवर्त कंडवा रोग हमारे यहां दिया नहीं हुआ है। तो ये सभी जो है वो बीज जनित बीमारियां हैं, क्योंकि बाली में पाउडर भरा है तो फिर आने वाले बीजों में से ही अब ये बीमारी आएगी। तो ये रोग क्या है? बीज जनित रोग है। और बीज जनित भी कौन सा है? आंतरिक बीज जनित। कैसा है? आंतरिक बीज जनित रोग है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। इसके लिए हम क्या करते हैं? गर्म उपचार करते हैं। क्या करते हैं? गर्म उपचार, जो कि लूथरा एम सत्तार ने दिया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगली क्लास में हम फिर से 20 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।